साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। भारतीय संविधान जिंदाबाद। आज का जो लाइव है वो बहुत जिम्मेदारी से और सब चीजों को ध्यान में रख के तब ये लाइव जो है कुछ दिशा निर्देश और संदेश के लिए आपके बीच में मैं हूं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान वाल्मीकि महाराज को, गुरु नानक देव को, संत कबीर दास जी को, गुरु घासीदास जी को, नारायणा गुरु को, संत गाडगे जी महाराज को मैं नमन करता हूं। साथ साथ वो महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान में लगाया, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू शिवदयाल चौरसिया, सर छोटू राम, मामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संतराम बीए प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि एवं मेरे गुरु मान्यवर काशी राम साहब को भी नमन करता हूं। आज चारों तरफ हलचल है क्योंकि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसको लेकर एक बहुत बड़ी हलचल है। मैंने बहुत दिन पहले जब मैं जेल में था तो मैंने ये एहसास किया मैं निर्दोष था, फिर भी मेरे खिलाफ बेल मिलने के बाद एनएसए की कार्रवाई की गई। उस एनएसए की कार्रवाई को रात को 2:30 बजे अंजाम दिया गया और उस एनएसए कार्रवाई के बाद मुझे 12 महीने तक जेल में ठूस दिया गया। उस दिन मुझे राजनीतिक शक्ति का एहसास हुआ। मैं ये समझता हूं कि भारत में राजनीतिक शक्ति वो शक्ति है जिसके आधार पर आप एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा सारे काम कर सकते हैं। आप योजना बना के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं। आप तमाम तरह के भ्रष्टाचार को, तमाम तरह की गलत पॉलिसियों को, तमाम तरह के जुर्म जाति को रोक सकते हैं। फिर मैं राजनीतिक काम में ज्यादा लग गया। मुझे लगा कि राजनीतिक शक्ति बनाकर ही हम अपने वंचित समाज को उनकी इस दुर्दशा से, परेशानी की जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम इस काम को कर रहे हैं तो जो हजारों साल से हमारे विरोधी रहे हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे होंगे। मैंने कई बार पहले भी अपनी बात में कहा कि नीयत का बहुत बड़ा खेल है। मैं आज ये भी स्वीकार करता हूं कि कुछ खामियां उन लोगों में रही हैं जो लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए आरक्षण की वजह से। मैं कतई भी ये नहीं कहूंगा कि किसी जाति में या किसी जाति पे टिप्पणी करके कि वो पढ़ते लिखते नहीं है या इस तरह की कोई बात करके मैं किसी को अपमानित करना चाहूं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं। जिस तरह की भाषा का प्रयोग मनुवादी लोग हमारे लिए आरक्षण पे करते थे, आज उसी तरह की भाषा का प्रयोग हम लोग करें तो ये सत्य नहीं।
मेरा जमीर इस बात की गवाही मुझे नहीं देता। इस आंदोलन में ना मुझे ना मेरे किसी भी साथी को धक्का किसने नहीं दिया या जबरदस्ती हमें भेजा। हमने ये आंदोलन मन से स्वीकार किया है। हमारे लिए कोई रोजगार करने का या पेट भरने का या कोठी बंगले बनाने का आंदोलन नहीं है। हमारे लिए ये आंदोलन समाज को उसके पैरों पर खड़ा करने का है। हाँ, मैं मानता हूं शेड्यूल कास्ट के लोगों में भी भाईचारा नहीं है, लेकिन इस भाईचारा को बनाने के लिए हमने तमाम तरह के प्रयास किए। हमने उस तरह की लीडरशिप अपने यहां डेवलप की है कि वंचित जातियों को नेतृत्व करने का मौका मिले। हमारे यहां वंचित वर्ग के लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन क्योंकि हमारी नई पार्टी है इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देते, इसलिए आपको उनका कद नहीं दिखाई देता। लेकिन पार्टी में उनका कद है, संगठन में उनका कद है, ये सबको दिखाई देता है। उनकी बात का जो है उनकी वैल्यू भी है, उनका सम्मान भी है, ये भी सबके सामने। तो मैं अब बुनियादी बात पे बात करता हूं। कल समाज ने एक बंद बुलाया है। मैंने बीच में इस बात को स्पष्ट किया था कि बंद को, उसके पीछे के उद्देश्यों को, हालातों को नजर रख के हम लोग फैसले लेंगे। मैं सरे की बात नहीं करता हूं, ना मैंने कभी ये प्रयास किया कि किसी तरह का सरे किसी को मिले। कुछ लड़ाइयां समाज हित में लड़ी जाती। मेरे कंधों पे भी जिम्मेदारी है कि कल जब समाज सड़कों पे उतरेगा, वो किसी भी उद्देश्य के लिए उतरे, तो उसका संरक्षण करना जरूरी। इतने बड़े समाज को मनुवादियों की कठपुतली बनने के लिए मैदान में नहीं छोड़ा जा सकता है। पिछले लंबे समय से मैं यही चिंता कर रहा हूं कि कोई इस तरह की घटनाक्रम, इस तरह की अनहोनी हमारे सामने ना आए जिसकी कीमत हमें लंबे समय तक चुकानी पड़े। मेरी ये इच्छा है कि वंचित वर्गों का भाईचारा ना टूटे। 1000-2000 नौकरियां इधर उधर चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात से असहमत नहीं, क्योंकि 2% सरकारी नौकरियां है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। आप याद करो, मैं फिर दोहराता हूं, मैंने मांग की कि 98% प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC के लोगों को मौका दिया जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। आप याद कीजिए, मैंने मांग की कि लेटरल एंट्री जो है, जिसपे आज हम लोग जीते भी हैं, कि लेटरल एंट्री पे जो है के जरिए जो हमारा हिस्सा खाया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। आप जिन जगह पर रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंट, मैंने उनके लिए मांग की। आप जानते हैं, मैंने 1.5 साल पहले मांग की कि उन वंचित जातियों को जिनको अवसर नहीं मिल रहा, जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप स्वर्ण जातियों को दे सकते हो, तो मेरे उस समाज को भी आपको मुख्य धारा में लाने के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है, 13 साल हो गए, अपनी जाति का जनगणना नहीं कराई, लगातार हमारी संख्या बढ़ रही है, तो संख्या के आधार पर हमारी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उन वंचित जातियों के लिए अलग से 5% आरक्षण की मांग, स्पेशली उन्हीं के लिए कि उनको मिले और उनके बच्चे भी कुर्सी पर आकर बैठे, उनको अवसर मिले, इसलिए मैंने उनके लिए मांग की। लेकिन आज मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि जब समाज उतरे तो उनके साथ कोई अहित ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमने ये किया। और ये हमारे आंदोलन का प्रथम चरण है, जो ये मंच समाज ने बुलाया है। लेकिन 11 तारीख की जो है रैली, 11 तारीख का जो ऐतिहासिक आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे, वो हम समाज के सहयोग से अपने नेतृत्व में करेंगे, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में करेंगे। और वो आंदोलन वो पूरा जो संघर्ष है वो इसीलिए होगा कि अब हम सरकार को बताएंगे किस तरह से हमारे अधिकार को छीन के रखने वालों को हम लोग डंके की चोट पर सबक सिखाते हैं। अब अगर सरकार किसी स्वार्थ में करना ही चाहती है, तो अब सरकार को फिर हमसे निपटने के लिए, संवैधानिक तरीके से हमसे निपटने के लिए, हमारे संवैधानिक आंदोलन निपटने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। इसलिए मैं इस लाइव के माध्यम से अपने साथियों को यह भी बता देना चाहता हूं कि कल आंदोलन का प्रथम चरण है जो समाज ने बुलाया है। इसके बाद दूसरा चरण 11 सितंबर को दिल्ली में है। फिर आगे क्या करना है वो भी लगातार मैं आपको बताता रहूंगा। मैं तो चाहता था कि इस पर एक ओपन डिबेट हो। वो जातियां जिनको नहीं मिला है और जिनको मिला है, वो सब लोग आपस में बैठ के, हमें तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं थी कि कोई हमारे बीच में तीसरा व्यक्ति आके फैसला करे। हम वंचित वर्ग के लोग आपस में बैठ के फैसला करके, जो वास्तविकता में इसके पूरे रिसर्च को जानकर
हम आपस में बैठ के इसको निपटाते कि भाई ये किस तरह हमें आगे बढ़ाना है, किस तरह से हमारे अंतिम व्यक्ति को भी अवसर मिले। मैं इस बात से सहमत हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने डीएससी समाज को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इसके बाद भी बैठेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे। जिसको अवसर नहीं मिला उसको अवसर मिले, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। मैं वचन देके कहता हूं कि इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई भाई दुश्मन ने जिस तरह भाई भाई के सामने खड़ा कर दिया, अगर दुश्मन वास्तविकता में हमारा हितैषी होता तो जब 10% स्वर्ण जाते को दे सकते हैं आर्थिक आधार पे, तो सबसे पहले उन वंचित जातियों को देना चाहिए था जिनका अब तक कलेक्टर नहीं बना, देना चाहिए था। लेकिन सरकार की ये कोई मंशा नहीं है। आप जानते हैं किस तरह के फैसले और किस तरह से सबसे ज्यादा चुनावी लाभ लेने के लिए किस तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप और मुझे सब लोगों को नजर रखनी चाहिए और किस तरह सरकार के लोगों ने हमारे लोगों को आपस में भड़काने के लिए झूठे जो है अपने लोगों से पुतले फुकवाए, तमाम तरह की चीजें करी। ये भी किससे छिपा हुआ नहीं। मगर मुझे देखो, मैं फिर कह रहा हूं, जिनको लग रहा है मिल रहा है उनको वो उत्साहित है, जिनको लग रहा है कि कुछ जा रहा है, दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ भी हो जाए मैं इस एकता को भी नहीं टूटने दूंगा। और इस चुनाव के इस आंदोलन के बाद आप देखना, हम लोग जिले वाइज प्रदेश वाइज बैठ के आमने सामने चर्चा करके और एक दूसरे को सुन समझ के, हालातों को सुन समझ के फैसले लेके मिलके अपने भाइयों की रिश्तेदारी के लड़ेंगे। लेकिन कल का दिन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते समाज के किसी व्यक्ति का हित ना हो। तो मैं सबसे पहले डीएससी समुदाय के हमारे जो भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि वो किसी के बहकावे में आके, किसी के चढ़ावे में आके, किसी के षड्यंत्र या किसी के हाथों कठपुतले ना बने। जिस तरह आप लगातार मांग कर रहे हैं संवैधानिक रूप से, आप अपने आंदोलन को लगातार चलाइए और समाज ने जो आंदोलन बुलाया है इसको भी शांतिपूर्वक तरीके से होने दें। दूसरा, फिर मैं जो लोग कर रहे हैं उनसे भी ये कहूंगा जो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक रूप से, भीम आर्मी के लोगों को तो मैं जानता हूं, वो तो संवैधानिक रूप से पालन करते हैं, संवैधानिक मर्यादा में रहकर आंदोलन चलाते हैं, उनकी शक्ति को मैं समझता हूं। आजाद समाज पार्टी के लोग बड़े अनुशासित हैं। लेकिन मैं बाकी संगठन से भी ये कह रहा हूं कि वो भी अनुशासन में रहकर अपने ज्ञापन दें, अपनी शक्ति का एहसास कराएं, संवैधानिक मर्यादा रखें, किसी पर टीका टिप्पणी ना करें। और जो मैंने कोड भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को दिए, जिन कोड के जरिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि हम एक संगठन चलाते हैं और हमारे संगठन की एक आइडियोलॉजी और हमारे कुछ नियम कानून है, जो मैंने अपने लीडर्स को कल पिछले 2-3 दिन में लगातार, हमने पिछले 3 से 4 दिन में, 4 दिन लगे हमें, आप लोग जानते हैं, लगातार डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की मीटिंगें करने में, कोर कमेटी की मीटिंग करने में, कई मीटिंग करके ये फैसले हुए हैं समाज हित में। तो जो कोड मैंने आपको बताया, उस कोड के जरिए आप किसी भी विरोधी को पहचान सकते हैं। जब भी आप उस कोड को अपनी टीम से कनेक्ट करेंगे, तत्काल आपके बीच में अगर कोई बहरूप या नीला पटका पहन के आ गया है, टोपी लगा के आ गया है, उस तरह की वो कर रहा है, और जिस तरह से मैंने सीक्रेट कैमरों को आपको बताया कि वर्किंग करनी चाहिए, पुलिस हो या कोई भी हो, जो भी आपके साथ असंवैधानिक काम करेगा या असंवैधानिक कोई भी प्रयास करेगा, एकदम वो पकड़ा जाएगा। जो भी ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाए उसको आप तुरंत पुलिस को दें, उसकी वीडियो बना लें। क्योंकि हमारे भाइयों के, मैं अपने भाइयों को आमने सामने आने ना आए मेरे भाई, इसलिए मैं डर रहा हूं। आप जानते हैं मैंने कभी जान की परवाह नहीं की और ना मैं कभी कर सकता हूं। मेरे खून का कतरा वंचित वर्गों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन इस परिवार को एकता बनाने में मुझे बहुत समय लगा है। मैं इस समाज के लिए जी रहा हूं, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हो, जो लोग मेरे साथ जिन्होंने काम किया, जो लोग मेरे दर्द को समझते हैं, मैं उनको विश्वास दिला कहता हूं, किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। वो वंचित वर्ग के लोग हों या जिनको कहा जा रहा है कि उनका चला जाएगा, उनको भी मैं कह रहा हूं। मैं अपने बुद्धिजीवी वर्ग को कह रहा हूं, अधिकारी कर्मचारियों को कह रहा हूं, मेरा भरोसा करो। मैं संकल्प दे कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का संकल्प करके कह रहा हूं, किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा और जिसकी जो हिस्सेदारी बैठती है उसको मिलेगी। लेकिन आप संयम रखो, किसी की कठपुतली मत बनो, किसी पर टिप्पणी मत करो। और मैं अपने संगठन के साथियों से कह रहा हूं जो हमसे लोग जुड़े, जो मैंने आपको कोड दिए हैं, आप समय समय पर आंदोलन के बीच में उन कोडों का प्रयोग करना, आपको पता लग जाए कौन बाहर का आदमी आपके उसमें। और जैसे ऐसा तत्काल वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि हमारे लोग सड़कों पे आए और फिर उनका इस तरह से मिसयूज किया जाए, फिर इनको दोनों भाइयों को लड़ा दिया जाए। ये वंचित वर्ग के लोग हैं, इनमें ये मार्शल कौम है जिन्होंने अपने शौर्य, अपने बल पे जो है बहुत सारे संघर्ष किए और विरोधियों को धूल चटा दी। दुश्मन आपकी ताकत से डर गया है, इसलिए आपको बांटना चाहता है। और मेरा एकमात्र जो उद्देश्य है वो महान पुरुषों का जो सपना था कि हर व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे और सबको सम्मान का जीवन मिले। मैंने कई बार आपसे कहा, क्या मिलता है बजट में हमें, कौन कितना हितैषी आप जानते हैं। मैंने अलग से सफाई कर्मचारियों के लिए बजट की मांग की थी।
कि उनको उतरना ना पड़े। मैं सिर्फ अपने लोगों के प्रति हूं और कुछ नहीं। इसलिए मैंने जो अपने संगठन के लोगों को जो कोड दिया, और एक और हमने इस लड़ाई को ऐसे लड़ जाकर हवा में समर्थन कर दिया, ये हो गया वो हो गया। हमने इसके लिए एक वॉर रूम बनाया। मैं अभी लगभग 8:30 बजे एक लिस्ट जारी करूंगा स्टेट वाइज, चाहे उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह के कॉन्टेक्ट में आपको अगर कोई भी कहीं आपके साथ परेशानी आती है, तत्काल आप उन पर संपर्क करें। ये वॉर रूम इसलिए है कि आपकी सुरक्षा होकर हमारी लीगल टीम सक्रिय रहेगी। डिस्ट्रिक्ट में हमारी लीडरशिप, डिस्ट्रिक्ट की लीडर जो हमारी लीगल टीम है, अपने वकील साथियों से मैं कह रहा हूं वो लोग तैयार रहें। हमें हर मुसीबत से समाज को बचाना है। अब तक इन समाजों से राजनीति होती आई, अब पहली बार एक एकता बनकर हम लोग प्रयास किए, उस एकता से लोग डर गए। इसलिए जो मैंने कहा उस कोड का प्रयोग करना है। जो बीच में आपका कोई घुसेगा तत्काल पकड़ा जाएगा, फिर उसको कानूनी रूप से सबक सिखाया जाएगा। और दूसरा, लगातार जो है यही किसी भी आंदोलन को जो है चलाने का यही तरीका होता है कि आपके पास कुछ सीक्रेट प्लान होना चाहिए। संवैधानिक मर्यादाओं में इस आंदोलन को पूरा करना है और अगले आंदोलन 11 सितंबर की दिल्ली के लिए तैयारी करनी है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग कह रहा हूं, एक दिन में आंदोलन नहीं जीता जाएगा। और अब हमारी मांग जो है मैंने आपको बता दी है। हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है छोटी मोटी मांग, अब जो है हम बताएंगे किस तरह से अधिकारों की रक्षा होती है, किस तरह से संघर्ष किया जा सकता है। अब जो बैकलॉग है, जो 15% को 4-5% में टाल रखा था, एक एक नौकरी हम लोग पूरी कराएंगे, पूरा बैकलॉग भराएंगे, आरक्षण का कोटा पूरा कराएंगे। दूसरा, राज्यसभाओं में, विधान परिषद में SC ST OBC के लोगों को राजनीतिक आरक्षण मिले, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिले। SC ST को गवर्नर हो की पोस्ट हो, चाहे राज्यसभा की हो, किसी दल की हो, चाहे विधान परिषद की हो उनमें, चाहे मिनिस्ट्री हो उनमें, साथ साथ जातिगत जनगणना हो। जितना प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जो है ना रिजर्वेशन की व्यवस्था SC ST OBC के लिए। अब हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, इस देश में जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के आधार पर, अंतिम व्यक्तित्व को भी उसकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। धनधरती राजपाट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो हम लोग राजनीतिक शक्ति बनाकर भी लेंगे और वो हम लोग भाईचारा बनाकर भी लेंगे। अब हम चुटकी भर के लिए नहीं लड़ेंगे, अब हम अपनी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे और अपने भाइयों के लिए भी और अपने लिए भी हम लोग मैदान में जाके लड़ाई लड़ेंगे। हम ये पहले भी करते आए। मैंने आपसे कहा जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जिस हर डिपार्टमेंट में जो हमारी हिस्सेदारी वो उसको हमें पूरा कराना है। अब हम SC ST OBC के वास्तविक अधिकार उन तक पहुंचे, इसके लिए रोज संघर्ष करेंगे। अब हमारा यही मकसद है कि अंतिम व्यक्ति तक सुख सुविधाएं, बुनियादी अधिकार पहुंचे। और जो सरकारों में हमारा हिस्सेदारी बैठते संख्या के आधार पर, बजट में, तमाम चीजों में, उन पे भी हम लोग जो है संघर्ष करेंगे। अब हमने ठान लिया। लेकिन मैं फिर आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, शांति प्रिय तो आप लोग हैं, लेकिन संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए। और एक मैंने कहा ना, दुश्मन के मोहरे नहीं बनना, अच्छी टिप्पणी नहीं करनी है अपने लोगों। भाई भाई के साथ नहीं लड़ता है, कभी नहीं लड़ता, लड़ना भी नहीं चाहिए। 2-4 हजार नौकरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होना चाहिए, जरूरी है कि जो जिसको नहीं मिला उसको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के मोहरे बन के नहीं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा। और समाज समझदार है और दुश्मन देखिए कितना समझदार है, भाइयों को भाइयों से लड़ा रहा है। वरना अलग से भी 10% 5% दे सकता था, लेकिन फिर भाई भाई से लड़ते तो वो तमाशा कैसे देखता। और गजब का खेल, जो लोग देने का वादा कर रहे हैं वो राजस्थान में समर्थन भी कर रहे हैं बंद का। कई खेल चल रहे हैं, बहुत सावधान रहिए। मैं राजस्थान के साथियों से, मध्य प्रदेश के साथियों से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथियों से, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार और झारखंड के साथियों से, तमाम नॉर्थ की बेल्ट से,
तमाम साउथ की बेल्ट से ये आपसे प्रार्थना करूंगा। और 8:30 बजे हम लोग लिस्ट जारी करेंगे। कहीं किसी कोई परेशानी आती किसी भी तत्काल होकर, और एक एक मिनट की खबर के लिए चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में है। हर उसके लिए कहीं शासन प्रशासन अगर गुंडाई करेगा, उनसे लड़ने के लिए, सब चीजों के लिए आपके 24 घंटे बीच में है। लेकिन उस लिस्ट के लिए आप तत्काल जो है संपर्क करें, और कोई भी बात हो तत्काल बताएं। लेकिन बहुत जिम्मेदारी समझदारी से संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने ज्ञापन दें और अपने विरोध को दर्ज कराएं। आपने मुझे सुना। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। बहुजन समाज जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, और मेरा हर एक व्यक्ति भाई परिवार जिंदाबाद। आपका कार्यकर्ता, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। जब तक महान पुरुषों का सपना पूरा नहीं होता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है, और दुश्मन की किसी साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद।